Hello, bacha log. I'm your favorite Nikita Ma, and I welcome you in our podcast Redefining Hustle, where we discuss unfiltered success. आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि हमारे ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल का फर्स्ट IITian होने वाला है, एंड दैट इज माय एक्स स्टूडेंट बियोम जायसवाल. So Biom, please introduce yourself. Okay, so first of all, thank you for having me. My name is Biom. I am a second year undergraduate student in Mechanical Engineering Department from IIT Bombay. So Biom, आप बचपन में पहले से ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल में थे कि पहले कहीं और थे? So मैं स्टार्टिंग से गांव में रहता था, तो I was from UP. वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग चालू की थी. तो जो हमारा गांव था वो बहुत आइसोलेटेड एरिया में था, सो वहाँ कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो एक स्कूल था वहाँ से, वो बहुत दूर था. तो वहाँ ऐसा था कि जो टीचर्स हैं वो कभी कभी आते थे वीकली एंड हमारे रूम पे, मतलब हमारे घर पे आते थे एंड हमारा होमवर्क चेक करते थे. तो वहाँ के जो लोग थे, यहाँ की लोगों की मेंटालिटी थी, वो एजुकेशन को एज अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू देते थे कि पढ़ाई नहीं करानी बच्चों को, उनको बस इतना काउंटिंग सीख जाए और फिर इतना अपना नाम लिखना जान जाए, वही बहुत बड़ी बात है. तो बट मेरी मम्मी ऐसी थी कि उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ाना है. क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसी फैमिली से आती थी जहाँ लोग पढ़े लिखे थे, तो वो इम्पोर्टेंस जानती हैं एजुकेशन की. तो बट यहाँ लोगों को कैसे समझाए कि पढ़ाना है. अब अगर सपोज़ मम्मी बोलती है कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है, तो घर वाले ये बोलते थे कि यहाँ और भी बच्चे हैं, उनको देखो वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देना है, बाकी लोग को देखो. तो मम्मी बोलती थी ऐसा थोड़ा ना चलेगा, मेरे बच्चे, मैं उनके बारे में सोचूंगी. तो मैं जिस एनवायरनमेंट में था, लोग वैसे बिहेव करते, तो ऑब्वियसली मैं भी उनके साथ रहता था, तो मेरे में नेचर वैसे होने लग गया. जैसे कि हम बाहर खेल रहे हैं पूरे टाइम, गालियाँ दे रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है. तो मम्मी ने बोला नहीं, ये सब नहीं चलेगा. फिर थोड़ा ऐसा हुआ कि फैमिली में नहीं, कैसे ला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी. पापा यहाँ अकेले मुंबई में रहते थे, पूरा घर का वही देखते थे. तो फिर कैसे न कैसे मम्मी ने ट्राई किया एंड फाइनली पापा अग्री किए एंड हम मुंबई आ गए. तो मुंबई में आने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर पे भी देखना था. बट मम्मी ने बोला कि नहीं, पढ़ाना तो बच्चों को ही इधर ही है. तो फिर उसके बाद हमने स्कूल के लिए देखा, बट स्टिल क्योंकि मैं अपने गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ता था एंड रेगुलर स्कूल के हम हफ्ते में 1 या 2 बार स्कूल जाते थे. वहाँ भी जस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, घर पे आना, छुट्टी मारना, बस ये सब चीज़ें चलती थी, क्योंकि सब वैसे बातें करते थे, हम भी वही सीखते हैं. तो उसके बाद से मम्मी, लेकिन ये थी कि मम्मी हमेशा घर पे पढ़ाने की कोशिश करती थी. मैथ्स के प्रॉब्लम हो गए, मैथ्स वगैरह देती थी, तो हम सॉल्व करते घर पे. तो मम्मी को पता था कि अच्छा मैं चीज़ें अच्छे से पढ़ लेता हूँ, अच्छे से समझ जाता हूँ. तो फिर माँ ने बचपन में ही जान लिया था कि तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है और तुम अच्छा कर सकते हो. तो उसके बाद जब मुंबई में आ गए, तो फिर हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश हमने कभी पढ़ी नहीं है. सो इट वाज सडन कि हमने बहुत ज़्यादा अलग एनवायरनमेंट देखा, लोगों को देखा कैसे लोग पढ़ाई करते हैं. फिर हम स्कूल में एडमिशन के लिए गए थे मम्मी. तो वन ऑफ द स्कूल उन्होंने बोला कि तब तक मुझे ऑफिशियली मतलब थर्ड ईयर में ऐसा स्टूडेंट एडमिशन होना चाहिए, थर्ड स्टैंडर्ड में. हाँ. तो बट जो इंग्लिश की बुक दी थी, उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास की बुक दी एंड मुझे पढ़ने के लिए बोला. तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था. तो उन्होंने बोला कि हम आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास की बुक नहीं रीड कर पा रहा है, थर्ड स्टैंडर्ड की कैसे रीड करेगा. तो उन्होंने मना कर दिया. तो मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं, ये समझ सकता है, अगर आप उसे थोड़ा टाइम दोगे, मैं भी घर पर ध्यान दूंगी और वो पढ़ लेगा. तो उन्होंने एडमिशन नहीं दिया. एक हमारे आसपास में छोटा सा एक स्कूल था, वहाँ एडमिशन मिला. मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट वो स्कूल, मैं तो उसको स्कूल भी नहीं भूलता, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, जस्ट बिजनेस है उनका. बच्चों को ले लेते हैं एडमिशन के लिए एंड पढ़ाते नहीं है, जस्ट आपसे फीस पे करना उन्हें, और वो आपको जल्दी आपको छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि उनका इनकम उसी से आता है. वो बच्चों को कोई टीचर नहीं है वहाँ, जैसे उनकी घर पे रहती हैं वही पढ़ाती हैं, और बस नाम का स्कूल है. तो कैसे न कैसे हमने वहाँ से फिर अपने 6th क्लास तक मम्मी ने बोला कि हम गाँव जा रहे हैं. फिर वहाँ से हम बाहर आए एंड फिर हमने ऋषि वाल्मीकि में एडमिशन लिया. यहाँ जाके हमें पता चला कि एक्चुअल स्कूल होता कैसा है, कैसे क्लासेस होते हैं. वहाँ एक ही, जो स्कूल में पहले था हमें एक ही क्लास होती थी, वहाँ सारे क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हैं. 9th क्लास के बच्चे कुछ बैठे, कुछ 6th के फर्स्ट के बैठे. तो वो स्कूल तो था ही नहीं. एंड जब मैं यहाँ आया तो देखा कि अच्छा, हर क्लास के अलग क्लासेस होते हैं, 6th क्लास अलग, 7th क्लास अलग. तो ऐसा लगा कि हमने कहीं से बाहर की दुनिया देखी है. तो यहाँ बहुत चेंज दिखा.
फिर साथ तो मैं कहूंगी भी तुम्हारा भी यहाँ आना हमारे लिए एक, हाँ। मैं बोला आई एम फॉर्चुनेट टू गेट अ स्टूडेंट लाइक यू। सेम है मतलब अगर मुझे शायद से वो स्कूल से मैं यहाँ नहीं आ पाता तो मैं आज जो भी हूँ वहाँ हो नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं है। बचपन से ही यू हैव दिस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड कि हाँ। कुछ करना है, कंपटीशन में आना Yes. है, एग्जाम देना है तो स्कोर आगे मुझे बढ़ाना है, तो ये ऑलरेडी था ना भी हो। Yes. ओके। फिर मैंने नाइन्थ तक ऐसे नॉर्मली स्कूलिंग की अपनी, एंड उसके बाद फिर नाइन्थ के एंड में लॉकडाउन चालू हो गया था तो स्कूल्स बंद हो गए थे। मैंने पूरी 10th अपनी लॉकडाउन में की, तो नो स्कूल जाना, घर पे बैठना। तो उस टाइम पे इंटरनेट वॉज एक्सपेंसिव, सो स्टार्टिंग में इंटरनेट का भी प्रॉब्लम था, बट वो भी कैसे ना कैसे रिजॉल्व हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम वी आर फर्स्ट कि हम जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस करते उस टाइम पे हमें पता नहीं था, ना फैमिली वालों को पता था कि ऑनलाइन भी कुछ पढ़ाई होती है। उनको लगता था कि नॉर्मल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल जाना है आना है वही पढ़ाई होती है, ऑनलाइन की पढ़ाई कोई होती नहीं थी। तो हम मोबाइल लेके पढ़ भी रहे हैं तो पेरेंट्स को लगता है क्या मोबाइल में लगा हुआ है पूरे टाइम। सो बियोम, तुमने अपने बारे में और अपने चाइल्डहुड के बारे में बहुत कुछ बताया, बट मुझे भी तुम बचपन में कैसे थे वो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आई थिंक मैंने पढ़ाया है आपको और ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि बियोम पहले से ही बहुत शांत बच्चा था, बहुत फोकस्ड होता था, लेकिन एक्टिव था इन द सेंस कि कोई भी कुछ एक्टिविटीज होती थी, कोई प्रोजेक्ट्स होते थे तो ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू गेट इन्वॉल्व। तो मुझे एक मेमोरी है कि हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम जब नॉलेज फेयर हुआ था तो नॉलेज फेयर में एक ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट करना था और मैंने वो मॉडल यूट्यूब पे देखा था और मुझे वो बना के चाहिए था। जब मैंने एक्सपेंसेस चेक किए तो कुछ 3-4 हज़ार तक वो जा रहा था, तो मैंने बियोम को दिखाया कि बियोम मुझे ऐसे बना के चाहिए और खर्चा 3-4 हज़ार का आ रहा है। तो बियोम ने कहा कि मैं कल आपको ये बना के लेके आता हूँ, और मैंने सोचा इतना महंगा प्रोजेक्ट है ये कैसे कल बना के लेके आएगा। वो नेक्स्ट डे बना के लेके आया और मैंने पूछा खर्चा कितना हुआ, तो उसने कहा 30 रुपया खर्चा हुआ। 30 रुपीज में जो भी अवेलेबल आइटम्स है उसमें से उन्हें वो एक्लिप्स, यू रिमेम्बर दिस, एक्लिप्स का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था और वो पूरे नॉलेज फेयर में वन ऑफ द हिट प्रोजेक्ट था। सो दिस इज हाउ आई रिमेम्बर बियोम फॉर हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और कुछ अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे पड़ के मैं कैसे भी करके वो करूंगा, ये आपका एटीट्यूड मैंने बचपन से देखा है बियोम, एंड आई हैव बीन ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। सो बियोम, आई वांट टू आस्क यू कि तुमने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं साइंस फील्ड लूंगा और फिर मैं इंजीनियर बनूंगा, ये कैसे आया आपके दिमाग में? सो एज ए सेड कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ ऐसा दो ही चीज़ होती है, या तो आप साइंस ले रहे हो तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो मतलब मैं थोड़ा क्यूरियस था स्टार्टिंग से ही। सो साइंस में मोस्टली इंजीनियरिंग चीज़ें, हाउ टू बिल्ड थिंग्स, तो थोड़ा मुझे अट्रैक्ट करती थी स्टार्टिंग से। तो जैसे सपोज जब मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी 10th के टाइम पे, तो वहाँ यूट्यूब पे वीडियोस होते थे, तो रैंडम चीज़ें यूट्यूबर्स आ रहे हैं कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कि कैसे कोई भी प्रोटोटाइप या कोई भी वर्किंग मॉडल बनाया जा रहा है फ्रॉम स्क्रैच। सो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती, तो उस वक्त से मेरा इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। वन ऑफ द एक यूट्यूबर है, उनका मैंने वीडियो देखा, उन्होंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इंजीनियरिंग कैसे होती है, क्या करना होता है, कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, फिर जेई क्या होता है। फर्स्ट टाइम वहाँ से पता चला। तो उस वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ बंदे ने बताया कि अच्छा ये पाथ होता है, इससे ये कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा ये सब मेरे लायक चीज़ें हैं नहीं शायद, कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब हम ऐसे हर यूट्यूब वीडियो पे यकीन नहीं करते कि किसका एक्सप्लेनेशन सही है, सब यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं। तो फिर मैंने खुद से कुछ ऑनलाइन रिसर्च की, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स देखे हैं, तो उनको पता चला कि अच्छा हाँ जेई मेंस एक्चुअल एग्ज़ाम होती है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है, IITs के लिए होती है। IIT का नाम पेरेंट्स ने तो कभी नहीं सुना था, क्योंकि कोई इतना था नहीं जो इतने लेवल तक कभी पढ़ाई की हो। तो इट वाज फर्स्ट कि मुझे सब चीज़ें पता चल रही है, मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिल रही उनसे। तो सब स्टार्टिंग में मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था, बट स्टिल मैंने किया। एंड फिर मैंने स्टार्टिंग की कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो उस सेम यूट्यूब से मुझे पता चला कि जेई की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग जाते हैं लोग, कोटा के बारे में पता चला कि ऐसे बहुत बड़े क्लासेस होते हैं, वहाँ इनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। सो मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली लॉकडाउन के बाद मैं पेरेंट्स को ऐसा बोल नहीं सकता कि आप पे कीजिए मेरे लिए फ़ीस इतनी। मैंने 11th के लिए पे कर दी थी, तो मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। मैंने खुद पे रखा कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, ऑनलाइन ट्राई करूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मैं ऐसा जेई करूँगा, एक एग्ज़ाम होती है और उसके लिए मैं ऑनलाइन प्रिपेयर कर लूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस उसके अवेलेबल है। तो मम्मी ऐसी कि जो मैं बोलूँगा वो यकीन कर लेती है, मान जाती हैं। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तब तक मेरा
11th का मिड हो चुका था, तो 11th हाफ भी मेरा ऑनलाइन गया था। उसके बाद कॉलेजेस चालू हो गए थे, तो मेरा कॉलेज थोड़ा दूर था, तो ट्रैवलिंग करके जाना आना, सो मोस्टली 3 आवर मुझे ट्रैवलिंग में लगता था। और उसके बाद कॉलेज में जाके वहाँ पढ़ाई होती नहीं थी। टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स कुछ रीड करके जा रहे हैं, वो कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था। कॉलेज में टीचर ध्यान देते, जस्ट प्रैक्टिकली जाना पड़ता था क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी होती थी उसमें। वहाँ मैं जाता था, घर पे आके मैं अपना नॉर्मल स्टडीज़ करता था, नोट्स बनाता था खुद से यूट्यूब से देख के। ऐसे करते करते मैंने 11th कर लिया, 12th कर लिया। 12th के बाद मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो जेईई मेंस 1 में मेरे 90 परसेंटाइल स्कोर आए थे, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों में, लोग परसेंटाइल को परसेंटेज से कंपेयर करते हैं। क्या डिफरेंस है परसेंटाइल और परसेंटेज में? सो परसेंटेजेस की टोटल मार्क्स में से आपने कितना स्कोर किया, सो दैट इज परसेंटेज। वाइल अगर आप परसेंटाइल की बात करो कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, आपने कितने मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए बाकी लोग से। सो 90% परसेंटाइल, इसका मतलब क्या मतलब हुआ? 90 परसेंटाइल मीन्स कि अगर 100 लोग ने एग्जाम दिया है तो उसमें से आपका जो स्कोर है वो 90 लोगों से ज़्यादा है, तो दिस इज डिफरेंस। तो 90% परसेंटाइल खराब क्यों हुआ? क्योंकि मतलब 10% लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, एंड वो 10% और आईआईटी में एडमिशन होता है 1 या 2% का, उस 1% से भी कम लोगों का होता है। ओह, तो मींस 90% इज आल्सो नॉट गुड, बिकॉज़ दैट उस 10% में बहुत बच्चे रहेंगे। Yes, तो और सिर्फ 1 या 2% का ही एडमिशन होता है। एंड इवन सारे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में तो 0.1 ऐसा होता है। बाप रे। तो इतना इसमें एडमिशन मिलना मुश्किल था, तो मुझे पता चल गया था कि इससे नहीं मिलेगा, बट स्टिल मैं क्वालिफाई कर लिया था कि जे एडवांस दे सकता हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है जे एडवांस दे के देखता हूँ। तो जे एडवांस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरी रैंक ही नहीं आई थी, तो मैंने बोला कि कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने बोला कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। बट दिस टाइम मैंने जो ऑनलाइन में गलतियाँ की थी, जो मैंने सीखी थी कि हाँ मैं ये गलती होती है, शायद से कुछ तो मिस्टेक रही होगी मेरे एंड से कि मेरा नहीं हुआ, तो मैंने फिर निकिता मैम से बात की। तो आपसे बात की, तो आपने मुझे बताया कि अच्छा ठीक है, नारायण सर है, उनसे बात करते हैं, ही विल हेल्प यू। तो यहाँ मैं कुछ ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ, जब तब मुझे पता नहीं था व्योम तुम प्रिपेयर कर रहे हो शायद, और फिर व्योम ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे है, मैंने, और ये पहला अपना स्टूडेंट है, तो मेरे लिए भी ये नया था कि अपना कोई बच्चा ऐसे कोई जेईई एग्जाम दे रहा है, तो खुश भी हुई, बट मुझे पता है कि कितना टफ होता है। बट थोड़ी एक श्योरिटी भी थी मुझे व्योम को लेके ये कि अगर उसने डिसाइड किया है तो वो मेहनत तो जरूर करेगा, होगा नहीं होगा वो बाद में की बात है, वो मेहनत जरूर करेगा। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा था कि व्योम तुम ये करना चाहते हो, उसको शायद याद नहीं होगा, पर बाद में अगर समझो तुम्हें एडमिशन मिल भी गया तो बहुत फीस होगी, तो क्या तुमने उसके बारे में सोचा है? तो व्योम ने मुझे कहा था मैम मुझे पहले ट्राई तो करने दो, मुझे समझने तो दो कि मेरी लेवल कितनी है, फिर उसके बाद देखेंगे। तो उसका तब वो जो कॉन्फिडेंस था ना व्योम, तब मुझे ऐसे हो गया कि कुछ भी हो जाए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सपोर्ट यू। और तब हमारे अक्षय शक्ति करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से नारायण सर है, तो वो बहुत ऐसे एक्टिव है, तो मैंने उनसे बात की। और फिर नारायण सर ने एक अकेडमी है, वहाँ के कोच है, उनसे व्योम को कनेक्ट करवाया, और व्योम का जब देखा परसेंटाइल और परफॉर्मेंस देखा, तो सर को भी ये फेथ था कि शायद ये करेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कोच ने व्योम को ट्रेन करने का सोचा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने 1 साल की मेहनत की थी बिना क्लासेस के, हार्डवर्क करके तुमने ये परसेंटाइल लाए, तो अपने आप एक कोच मिला, और वहां से जर्नी शुरू हुई। तो वहां से आगे फिर क्या हुआ? सो एज यू सेड कि मैं रिपीटर बैच में गया, क्योंकि 12th की बैचेस मैंने 12 दे दिया था उस वक्त। फिर मैंने उस टाइम पे शायद से मैंने MST सीटे का भी पेपर दिया था, बट मैं सीरियस नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने रिपीटर बैच में ज्वाइन किया एंड मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो बहुत मेजर डिफरेंस आपको पता चलता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल्स कुछ देना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑनलाइन आपको कंपटीशन फील नहीं होता कि आपके जो पास वाला बंदा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ नेशनल लेवल कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन फील नहीं करोगे तो आप कैसे पता करोगे आप बेस्ट हो कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ जाने के बाद भी इतने कम लिमिटेड लोगों में आप ऐसा पूरे इंडिया का कंपटीशन नहीं जज कर सकते। बट स्टिल एक बहुत मेजर डिफरेंस था कि हाँ मैं ऑनलाइन एटलीस्ट मैं इनसे कम्पीट करूँगा, तो अपनी लिमिट को मैं पुश कर रहा हूँ। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ देखा कि वहाँ फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है कि मटेरियल का, कि ऑनलाइन में आपको कोई स्ट्रक्चर मटेरियल नहीं मिलता, अगर आपको मिलता भी है तो आप क्या गारंटी कि आप उसे फॉलो कर रहे हो।
इफ़ यू आर डिसिप्लिन इनफ कि आप उसे फॉलो कर ले रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए लॉस है। बट वहीं आप ऑफलाइन में जाते हो तो वहाँ आपके टीचर्स होते हैं, आपको गाइड करते हैं, एंड एक होमवर्क जैसा होता है कि आप चेक करते हैं कि आप कितना कर रहे हो कि नहीं। एंड अगर आप नहीं भी करते हो तो एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग होती है कि मेरे पास वाला जो मेरा दोस्त है वो कर रहा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो वो कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से आपकी भी ग्रोथ होती है और उसकी भी ग्रोथ होती है। तो इसकी ये एक मेजर डिफरेंस था। दूसरा कि ऑनलाइन में एक मेजर डिसएडवांटेज होता है कि जो टीचर्स होते हैं अगर वो 5 घंटे का कंटेंट कवर कर रहे हैं तो 2 घंटा वो कुछ जोक करते हैं, कुछ टाइम पास की वीडियोस होते हैं या फिर कुछ कमेंट करते हैं दूसरे टीचर के ऊपर, तो वो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सपोज कोई टॉपिक पढ़ा रहा है उसमें कोई जोक मार दिया उन्होंने, तो आप उसको लेके बहुत टाइम तक सोचते हो, तब तक आगे वाला टॉपिक स्किप हो चुका रहता है आपके दिमाग से। Okay. तो ये डिफरेंस था, तो मैंने इसको अवॉइड किया एंड ऑफलाइन में प्रॉपर फोकस से रहा। आभास सर थे जिन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने स्टार्टिंग से हर टेस्ट होता था तो मुझे पूछते थे कि कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। इवन फीस नहीं ली उन्होंने, बट उन्होंने बोला अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो मतलब उनका मैं बहुत बड़ा थैंक यू अभी भी हमेशा रहूँगा शायद। सो बियो फाइनली तुम अपने गुरु के पास पहुंचे और तुम्हारी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई तुम्हारी गोल की तरफ। तो तुमने कहा कि तुमने ऑलरेडी एक बार मेंस दिया था और फिर अभी तुम रिपीटर बैच में आओगे, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करो ना हम सबको कि एग्जैक्टली क्या 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 एग्जाम्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं एंड उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। हर कॉलेज अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, कुछ के प्राइवेट मतलब कुछ कॉलेज खुद का एक सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं। सो जेई इज़ अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि सारे नेशनल लेवल कॉलेज उसको एडमिट करने के लिए लेते हैं। सपोज जेई मेंस के थ्रू आप सारे एनआईटीज़ देन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ से ट्रिपल आईटीज़ उसमें एडमिशन मिलता है। वाइल जे एडवांस से आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, देन आइजर कॉलेज होते हैं उसमें भी एडमिशन मिलता है। तो कुछ लिमिटेड कॉलेज है जो एडवांस का स्कोर भी कंसिडर करते हैं एंड कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी भी है जो कि जे एडवांस को स्कोर कंसिडर करके आपको एडमिशन देती है। तो जब मैं रिपीटर बैच में गया तो सेम, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम होता है जे एडवांस एंड मेंस, सो जनरली हमें बताया था कि जे मेंस की प्रिपरेशन करो एंड स्कोर अच्छा होता है तो जे एडवांस देते हैं। एंड हमारे क्लास में जो नीट वाले एंड जेई वाले स्टूडेंट साथ में बैठते हैं फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उनका बायोलॉजी क्लास अलग होता है, हमारा मैथ्स का क्लास अलग होता है। तो हमने साथ में प्रिपरेशन की थी। तो जो रिपीटर बैच में मैंने ज्वाइन किया एंड फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा नहीं हो पाया था, सो क्योंकि टाइम इतना नहीं होता रिपीटर बैच में। देन मैंने जेई मेंस 1 का अटेम्प्ट दिया 2024 में एंड उसमें मेरी कुछ 99.3 परसेंटाइल आई। सो लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था एंड मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी परसेंटाइल इतनी आएगी क्योंकि सिलेबस बस इनकम्प्लीट था। बट क्योंकि मैंने जब खुद से थोड़ी बड़ी प्रिपरेशन की थी 11th-12th के टाइम पे, तो मुझे आइडिया था कि सिलेबस क्या क्या होता है, तो मैं साइड बाई साइड कुछ चीज़ें खुद से भी पढ़ लेता था। तो ऐसे करते करते मेरी 99.3 परसेंटाइल आई एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर था जिससे मेरी परसेंटाइल इतनी अच्छी आई कि उस टाइम पे मेरी हार्डेस्ट शिफ्ट आई थी। तो द मोर द हार्डेस्ट शिफ्ट, तो उतने चांसेस थे कि तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी आती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 99.3 आई। तो एंड ऑब्वियसली मैं एलिजिबल था जे एडवांस पेपर देने के लिए। तो उसके बाद मैंने जेई मेंस 2 भी दिया क्योंकि दे दिया साथ में। तो मेंस 1 और मेंस 2 होता है। तो मेंस 1 देने के बाद जरूरी नहीं कि आप मेंस 2 दो, लेकिन किसी किसी का स्कोर कम होता है तो मेंस 2 वो ट्राई करते और देते हैं। और एडवांस के लिए एक कोई स्कोर लिमिट होता है कि इतना स्कोर आएगा तो ही आप एडवांस दे पाओगे। तो उनका एक कट ऑफ होता है कि उसके ऊपर आपकी परसेंटाइल है, देन यू आर एलिजिबल फॉर जे एडवांस। तो मेंस 1 में आपका ऑलरेडी वो कट ऑफ था। तो फिर भी आपने क्यों दिया फिर मेंस 2? क्योंकि मतलब इट्स एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्ज़ाम देने की, तो उसको क्योंकि एग्ज़ाम देना इज़ वन ऑफ द स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी जेई में। तो एक आप एग्ज़ाम दे रहे हो सीरियस 3 घंटे बैठ के पेपर दे रहे हो, तो वाई मिस। एंड ऑब्वियसली एक चांस होता है कि आपकी परसेंटाइल बढ़ जाए एंड मेरे साथ वो हुआ। 99.3 से 99.4 परसेंटाइल शिफ्ट हुई, तो मेरे लिए वो अच्छा ही साबित हुआ। सो 0.1 से भी बहुत डिफरेंस होता है। यस, ओके। सो हाँ, उसके बाद जेई मेंस दे दिया, देन मैंने जे एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि जो मटेरियल होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहले अगर सपोज जेई मेंस में एक स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कोई एक चैप्टर से, तो वही जेई एडवांस में उस चैप्टर को किसी और चैप्टर से लिंक कर दिया जाता है। तो अगर आपको सपोज कोई चैप्टर आ रहा है बट दूसरा नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे।
तो वो एक बन जाता है कि आपको चैप्टर के बीच में लिंक आना चाहिए कि लिंक कैसे बना रहे हो, एंड क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस थोड़ा एडवांस लेवल में जाके करना होता है, बेसिक से सॉल्व करना होता है। तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड आई थिंक वन ऑफ द ब्लंडर जो मैंने उस टाइम पे किया कि मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि ज़्यादा क्वेश्चंस करो, तो मैं बहुत सारी बुक ले ली, मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट किसी भी एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा इसकी वजह से मेरे रैंक में जे एडवांस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट ठीक ठाक मार्क्स आके आई आई टी बॉम्बे मिल गया, एंड दैट्स इट, यही थी। सो तुम व्योम बहुत सिंपल वे में तुम बता रहे हो, बट आईआईटी बॉम्बे मिलना इतना आसान नहीं है, राइट? Yes. सो आईआईटी बॉम्बे कितने परसेंटेज लोगों को आईआईटी बॉम्बे लग सकता है पूरे भारत में? मतलब अगर टोटल जेई के थ्रू जो सिलेक्शन होता है वो 0.1% होता है, एंड आईआईटी बॉम्बे में मिलना इट्स मोर डिफिकल्ट देन दिस। सो आप बोल सकते हो कि ओनली 2000 स्टूडेंट्स जिनके उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे, आउट ऑफ मेनी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। 15 लाख जब हमारे टाइम पे दिया था। सो आई एम प्राउड टू से कि मेरा स्टूडेंट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में उसको एडमिशन मिला और वहाँ पे वो इंजीनियरिंग सीख रहा है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू व्योम। अभी मैं जानना चाहूंगी तुम्हारे ये तो आपने बताया कि ऐसे हो गया, बट तुम्हारा जर्नी आई एम श्योर, क्योंकि तुम्हारी माँ आती थी मुझे मिलने के लिए, और मैं माँ को पूछती थी कि व्योम कैसा है, तो माँ हमेशा बोलती थी कि पाप व्योम को कुछ देखो ना, वो 17-18 घंटे रूम से बाहर ही नहीं निकलता, किसी को मिलता भी नहीं, एंड शी यूज्ड टू बी रियली वरीड, बट आई यूज्ड टू टेल हर कि वो खुश है और खुद से मेहनत ले रहा है और ऐसी ही पढ़ाई लगती है जेई के लिए। तो एम आई राइट? यस। तो तुम बच्चों को बताओ कि कैसा तुम्हारा डेली स्केड्यूल था, और 2 साल के लिए सो पूरे 2 साल के लिए तुम्हारा डेली रूटीन कैसा था? सो स्टार्टिंग जब खुद से सेल्फ स्टडी की थी, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि कॉलेज भी था और कॉलेज मेरा दूर था, तो ट्रैवलिंग करना पड़ता था, देन कॉलेज में भी जाके रहना, देन वापस वहाँ से आके फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखना, उनके नोट बनाना, एंड देन उसको क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे तो टाइम ज़्यादा मेरा कॉलेज में चला जाता था, तो मैं बहुत कम ही टाइम दे पाता था। तो वो तो उसको मैं थोड़ा अभी साइड में रखता हूँ। मैं बात करता हूँ रिपीटर के टाइम पे, जब मैंने तो उस टाइम पे हमारे क्लासेस होते थे, एंड रिपीटर के टाइम पे क्योंकि ज़्यादा कंटेंट कवर करना है कम टाइम में, तो क्लासेस थोड़े लंबे होते थे, कभी कभी 6-6 घंटे की क्लासेस चलते थे। तो उसके बाद जो टाइम मिलता था मुझे, मैं घर पे आके पढ़ता था। तो मोस्टली मॉर्निंग अगर सपोज 8:30 या 9 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 12 बजे तक पढ़ना, देन थोड़ा ब्रेक लेके लंच करने के बाद देन वापस पढ़ना, फिर अगर क्लासेस जाना हो गया शाम के वक्त तो क्लास जाना, या फिर मॉर्निंग में भी कभी की क्लासेस होते थे, तो मैं टाइम शिफ्ट करते रहता था। बट मोस्टली ये रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ना, क्योंकि तो फिर भी 24 घंटे में कितना घंटे पढ़ते थे? एक्चुअली मैं टाइम कभी मैंने काउंट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने जस्ट ये देखा कि मैं क्लासेस जा रहा हूँ, क्लासेस से आने के बाद खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, सुबह उठ के फिर से पढ़ रहा हूँ, तो यही मेरा रूटीन होता था। तो फ्रेंड से मिलना, टीवी देखना, मूवीज देखना? नहीं, उस टाइम पे सब बंद हो चुका था। मोस्टली फ्रेंड्स तो इतनी बात नहीं करता था, मैं अपना सिर्फ पढ़ाई चलता था। सो कम से कम 1 साल? यस, 1 साल। तो ये 1 साल, और फिर शायद से 11th-12th में मैंने इतने फ्रेंड्स नहीं बनाए। उस टाइम पे मैं बहुत ऐसा फोकस था कि मुझे ये करना है, तो उस टाइम पे मैं कॉलेज सिर्फ जाता था, बट जाने के आने के बाद वापस अपना ही पढ़ता था घर पे। सो कम से कम 2 साल या 3 साल तक यू आर कंप्लीटली फोकस्ड कि आपको जेईई क्लियर करना है। एंड नो सोशल लाइफ एज सच? यस। ओके। तो और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम नहीं था, बट यूट्यूब था, क्योंकि यूट्यूब से वीडियोस देखता था। तो वन ऑफ द यूट्यूब पे रील्स भी आते हैं, शॉर्ट्स तो वो शॉर्ट्स कहाँ, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन था उस टाइम पे कि शॉर्ट्स देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो इज नॉट लाइक कि सिनेमा आप फिल्म की तरह देख रहे हो 3 घंटे का, उसमें प्रॉपर मैथ्स डिस्कस होती है, फिजिक्स होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो समझने आपको फोकस रहना पड़ता है। एंड 3 घंटे फोकस रहने के बाद आपका ऐसा मन करता है कि हाँ यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पे साइड में वीडियोस रिकमेंड हो रही है, आपकी कोई फनी वीडियो है, किसी कॉमेडियन ने डाला है, तो मन करता है कि उसको देख लेते हैं। हाँ। तो एक मेजर डिसएडवांटेज ये भी अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो। बट तुम कर पाते थे कंसंट्रेट कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते थे? ट्राई करता था, बट 1-2 वीडियो कभी देख लेता था, कभी डिस्ट्रैक्ट होता था, बट देखता था। ऐसा नहीं कि मैं 100% नहीं देखता था। और सोशल मीडिया उस टाइम पे तो नहीं था, कोई अकाउंट नहीं था, जीरो? नहीं। ओके, सो कम से कम डिस्ट्रैक्शन थे। यस, मैं तो आईआईटी में जाने के बाद मैंने इंस्टाग्राम चालू किया, सब ने चालू किया, तो करना पड़ा। और तुम जब रिपीटर बैच में फिजिकल प्रेजेंस तुम्हारा होने लगा बैच में, तब फिर यूट्यूब के वीडियो रील्स?
तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब से पढ़ना बहुत लिमिटेड कर दिया था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने बंद कर दिया था, बट जो सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक मोर देन इनफ होता था प्रैक्टिस करने, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था पहले से, मैंने थोड़ी चीज़ें हल्की फुल्की पढ़ी हुई रहती थी, तो थोड़ा आइडिया था कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ें बात हो रही हैं। तो उस टाइम पे ध्यान दे के फिर घर पे आके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एंड अगर सपोज मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक में थोड़ा और अंदर जाना चाहिए डेप्थ में, क्योंकि ऑब्वियसली वो नीट और जेईई मेंस तक पढ़ाते थे सर, तो मुझे लगता था कि शायद से इनफ नहीं है, तो मुझे थोड़ा और कुछ अलग से पढ़ना चाहिए, तो मैं कुछ वीडियोस देखता था। तो ऐसा कैन आई पुट दिस इन दिस वर्ड्स कि फॉर 3 साल तक यू आर कंप्लीटली फोकस्ड, जितना कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो उतना, सोशल मीडिया पे तुम्हारा कोई प्रेजेंस नहीं था। हाँ। पूरा टाइम जितना भी तुम्हें मिलता था तुम वो पढ़ाई में लगाते थे, सिर्फ सोना खाना बस उतना ही। एंड दैट्स कैन आई से कि बिकॉज ऑफ दैट डेडिकेशन एंड पैशन कि मुझे ये करना ही है, एंड वी कुड सी दिस रिजल्ट। ओके बियो, एंड आई मस्ट से इट्स नॉट इजी एक जगह पे बैठ के इतना कंसंट्रेशन से करना, तुमने करके दिखाया। मतलब मैं स्टार्टिंग से थोड़ा ऐसा नेचर था मेरा कि बाहर जाना इतना पसंद नहीं कि घूमना, तो मेरे शायद से उतना डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे कि घर पे बैठना है। तो मैं मोस्टली अगर अभी भी जाऊंगा घर पे, तो मैं घर पे बैठना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बाहर जाने से। बट आई थिंक ये मुझे थोड़ा चेंज करना है, मुझे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना है, लोगों से बात करनी है, क्योंकि एट द एंड यही स्किल काम आती है। शायर रहने से आपका ही लॉस होता है, तो ये मैंने फील किया। लेकिन कैन वी पुट दिस इन दिस वर्ड्स कि जहाँ जरूरी है वहाँ कंप्लीट फोकस जरूरी है। नाउ तुमने एक मकाम पे तुम पहुंच गए हो, अभी तुम्हें पढ़ाई के साथ स्किल्स भी ग्रो करनी है, तो जिसका जब टाइम होता है तब उस पे काम करना भी बहुत जरूरी है। राइट। ओके ग्रेट। सो व्योम, आपने एक ऐसे भी मेंशन किया कि आपने पहले ऑनलाइन में पढ़ा, बट ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है और इतना फ्रूटफुल इतना नहीं है, तो आप बच्चों को क्या बताओगे अभी जो ट्राई करने वाला है जेईई को, उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए कि डायरेक्टली ऑफलाइन? ओके, सो अगर आप सीरियस हो जेईई प्रिपरेशन के लिए, तो देन मैं आपको बोलूँगी ऑफलाइन जाओ, क्योंकि ऑफलाइन के बहुत एडवांटेजेस हैं। पहले कि आपको एक कॉम्पिटिटिव नेचर मिलता है, दूसरा कि आपको जो लाइव डाउट सॉल्विंग है, ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में आप टीचर से बात कर सकते हो, वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, सपोज कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उससे बात कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो। क्या पता आपको टीचर उस तरीके से समझाए कि आपको पता है ये यहाँ फंसते हो। ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं, ऑनलाइन में बहुत सारे सोल्यूशन है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से पढ़े। तो आपके पास ऑनलाइन में चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बट वो आप डिसाइड नहीं कर पाते कहाँ से लेना है, तो इतनी सारी चीज़ें में आप डिस्ट्रैक्ट कहीं खो जाते हो। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा ऑफलाइन इज़ बेस्ट, एंड आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए। बट अगर आप श्योर नहीं हो आपको जेईई करना है कि नहीं करना है, बट आप ये नहीं चाहते कि मैं फ़ीस पहले से पे कर दूँ एंड वहाँ जाके फंस जाऊँ कहीं, तो आप एक उनके डेमो सेशंस होते हैं, आप डेमो अटेंड कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि डेमो तो बहुत इजी टॉपिक्स पे देते हैं, तो सबको समझ में आता है, सबको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये ठीक है, तो दूसरा एक अल्टरनेटिव है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ दिन वीडियोज़ देखो एंड आप तुरंत क्लासेस में ज्वाइन करो। इट्स ओके कि आप 1 महीने बाद ज्वाइन कर लो, बट आप पहले कुछ वीडियोस ऑनलाइन देखो, 1 महीने सीरियस जैसे आप जेईई में प्रेप कर रहे हो वैसे करो, हर दिन प्रॉब्लम सॉल्व करो, देखो टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड कोई इजी चैप्टर मत देखो, जो एक्चुअल जेईई का चैप्टर है उसको पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हाँ शायद से मैं उतना टाइम दे सकता हूँ, उतना टाइम बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ एंड यू आर रेडी, देन आप क्लासेस के लिए जाओ, एंड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, एंड इसकी वजह से आप पैसे भी लूज़ नहीं करोगे अपने। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया व्योम, थैंक यू। अभी हाँ, सो व्योम अभी आईआईटी तो ज्वाइन किया, तो आईआईटी का लाइफ कैसा है? एकदम अलग है कुछ? आईआईटी की लाइफ के बारे में हमें बताओ ना। सो आईआईटी बॉम्बे में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो टेक टीम है। सो आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारी टेक टीम है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेसिंग टीम, देन MRT विच इज़ अ मार्स रोवर टीम। सो एक्चुअली वो मार्स के लिए जो रोवर होता है, एक्चुअली वो नहीं होता, बट वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा रेसिंग टीम जो कि एक्चुअली कार बनाती हैं, एंड वो यूरोप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं जो कि कंपटीशन आपको एक इंडस्ट्रियल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो सपोज़ आप कार के लिए कुछ जो काम कर रहे हो, वो ऐसा नहीं कि हम स्टूडेंट लेवल पे कर रहे हैं, सीख रहे हैं बस चीज़ें, वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाती हैं। आप अपार्ट फ्रॉम क्या एकेडमिक्स आपकी तो है ही, आप एकेडमिक्स में पढ़ाई कर ही रहे हो। और क्लब्स होते हैं बहुत सारे, सो क्लब्स में मोस्टली ड्रामेटिक्स क्लब हो गया, देन कलिनरी क्लब्स हो गया, देन फिर उसके बाद डांस क्लब, बहुत सारे ऐसे अनलिमिटेड क्लब्स होते हैं। तुम किसका हिस्सा हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? व्हाट आर यू इनटू? सो मैं पहले तो
मैंने बहुत सारे टेक टीम में ट्राई किया क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड इन टेक, सो रोबोटिक्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था। तो मैंने रेसिंग टीम में ट्राई किया था एंड रेसिंग टीम में मेरा हुआ। सो उसमें मैंने कार के ऊपर काम किया, देन कार के बारे में पता चला कि अच्छा ये चीज़ें होती है। सो मज़ा आता है क्योंकि आप 70+ स्टूडेंट्स की टीम्स होती हैं, सब क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, उनसे बातें करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो बीओम अभी बहुत सारे बच्चे जेई के लिए ट्राई करेंगे बट नॉट एवरीबडी वुड बी एबल टू क्लियर इट, तो उनके लिए तुम क्या एडवाइस दोगे? तो सपोज़ आपने जेई के लिए प्रिपरेशन की है बट आपका जेई नहीं हुआ, बट आपको उसके साथ एक अल्टरनेटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर करना है। सो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एमएसटी सीईटी होता है, वीआईटीज़ होते हैं, देन बिट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं एंड कुछ कॉलेजेस जो स्टेट वाइज स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उनके लिए अपेयर कर सकते हो। एंड वो एग्ज़ाम कंपैरेटिवली जेई से थोड़े ईजियर होते हैं एंड कंपटीशन भी कम होता है, तो उसमें सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड वो भी अच्छे कॉलेज होते हैं, रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं। तो आई थिंक दे आर बेस्ट ऑप्शन टू कंसिडर। ओके। और एक ऐसा भी सवाल पूछूंगी कि बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमेशा अपने लाइफ में एम जेई का ही रखा होगा एंड दे आल्सो फील डिसअपॉइंटेड, राइट, और दे गिव अप आल्सो, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? आई थिंक गिव अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सपोज़ आपका जेई नहीं होता तो बट आपने जो ड्रीम लिया था स्टार्टिंग से कि मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे जेई देना है, तो आपके लिए ऐसा है कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। सब जेई से एडमिशन मिलना ज़रूरी नहीं कि जेई से मिले, आपको कॉलेज में जाना है, क्योंकि एट द एंड मैटर क्या करता है कि आप किसके साथ रहते हो एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए। सो अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ आपके लोग मिलेंगे, आप उनसे बातें करो एंड एक अपनी स्किल बिल्ड करो, क्योंकि अल्टीमेटली कॉलेज इज़ अ टैग। तो आप कितना भी आईआईटी बॉम्बे में चले जाओ तो आपको आईआईटी बॉम्बे का टैग मिलेगा, बट एट द एंड मेहनत आपको ही करनी है, वहाँ जाके प्रिपरेशन आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आईआईटी बॉम्बे मिल गया तो आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में बहुत लोग जाते हैं बट ऐसा नहीं कि हर बंदा सक्सेसफुल होता है। सबको वहाँ जाके एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, प्रिपरेशन करनी होती है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं एंड हसल करना पड़ता है। सो बीओम अभी आईआईटी बॉम्बे मिला है, तुम डिसिप्लिन्ड हो, हार्डवर्क से ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हो और सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे, तो आने वाले 10 साल में तुम अपने आप को और अपने फैमिली को कहाँ देखते हो? पहली चीज़ तो क्योंकि जितने भी मैंने टाइम जेई दिया, मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखी है, तो पहला एक है कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी करनी है, थोड़ा उनको सपोर्ट करना है और एक अच्छा घर लेना है। पहली ये एक ड्रीम है मेरा। एंड दूसरा कि मेरी सिस्टर की एजुकेशन में हेल्प करनी है। एंड मेन वही कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग से ही, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो उसको थोड़ा ख़त्म करना है, ये मेरा पहला गोल है। एंड दूसरा मेरी पर्सनल, जो कि मैं एज अ फ्यूचर मेरा क्या देखता हूँ, तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ बट स्टिल मैं देखता हूँ कि मैं रोबोटिक्स फील्ड में कुछ कंसिडर करता हूँ खुद को, कि रोबोटिक रोल या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटोनोमस व्हीकल, क्योंकि वो चीज़ें मुझे थोड़ी अट्रैक्ट करती हैं, स्पेशली मशीन लर्निंग हो गई, तो ये सब चीज़ें का मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था एंड मैं इसमें कुछ परस्यू करना चाहता हूँ। यू नेवर नो कि मैं कभी क्या कर जाऊँ, क्या पता मैंने फील्ड ही चेंज कर लिया, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो यही गोल है मेरा। सुपर। सो तुम अपने घर का जब पहला वास्तु शांति रखोगे तो मुझे बुलाओगे ना? श्योर मैम। सो व्योम, बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। एक लास्ट लाइफ के लिए क्या मैसेज तुम बच्चों को देना चाहोगे? तो सपोज़ अगर कोई जेई दे रहा है एंड उसे ऐसा है कि मुझे जेई के थ्रू आईआईटी में ही एडमिशन लेना था एंड उसका एडमिशन नहीं होता आईआईटी में, सो ऐसा ऑप्शन, तुम्हारी लाइफ ख़त्म नहीं हुई कि तुमने अपनी लाइफ ही ख़त्म कर ली। तो एक मेरा फेमस कोट है, मतलब मैंने भी कहीं से देखा है कि इफ़ यू आर अलाइव देन यू हैव 1000 अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर सपोज़ तुम जिंदा हो एंड तुम खाना खा सकते हो, चल सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारे पास एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। तो तुम और किसी फील्ड में ट्राई करो, क्या पता तुम्हारे लिए ये फील्ड बनी ना हो, तुम और फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगर तुम शायद यहाँ चले भी जाते बट तुम वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या पता गॉड का एक प्लान होता है, आप उसे फॉलो करो। दैट्स इट। सुंदर, बहुत अच्छा बोला व्योम ने। थैंक यू व्योम, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी, हमारे सारे टीचर्स की, पूरे स्कूल की तरफ से तुम्हें, और तुम बहुत ही जल्दी अपने सारे सपने पूरे करोगे और मैं तुम्हारे घर के वास्तु शांति में आऊंगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। थैंक यू मैम। मैं लास्ट में बोल दूँ कुछ आपके लिए? अच्छा। कि आई थिंक जो बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कोई साथ में होता है, कोई पीछे होता है, तो मेरे हिसाब से निकिता मैम हो गई, आभास सर हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, सो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे पीछे खड़े रहे।
एंड इनके बिना शायद से मैं यहाँ होता भी नहीं, मैं तो कहीं होता पड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ. सो अ ह्यूज थैंक यू मैम. थैंक्स टू यू, मुझे ऐसा एक स्टूडेंट मिला, इसके लिए आई एम थैंक टू गॉड. एंड बीओम अच्छा ही होगा सब कुछ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. सो बच्चा लोग, ये जो बीओम भैया की स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड जुनून. जुनून मतलब पैशन. बीओम ने अपने लिए एक सपना सोचा था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एक गोल सोचा था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और उस गोल तक पहुँचने के लिए उसने बहुत सारी बाकी चीज़ें उनको अपने आप से दूर रखा और फोकस्ड रहा. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हासिल करना है तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वन थिंग यू शुड लर्न फ्रॉम बीओम. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. और जैसा मेरा एक ये पहला बच्चा है जो आज मैं बोलती हूँ कि मेरा पहला IITian बच्चा है, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे और IITian बच्चे मुझे जल्दी ही मिलेंगे. एंड आई एम वेटिंग फॉर दोज दैट डे. आई एम वेटिंग फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन. सो बच्चा लोग, हासिल है तो हासिल है. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरी के साथ.